हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन जुलाई 2025, जिसमें आज हम करेंगे अपना चैप्टर 5 एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2-2.5-3 साल से आपसे वीडियो बनाई जा रही है। करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है, यूपीएससी की या दूसरे पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। पहला टॉपिक है हमारा अर्बन रिजिलियंस के बारे में। देखो, रिजिलियंस का मतलब अगर हम ध्यान से समझें, और स्पेशली यहाँ पर बात ही की जा रही है अर्बन रिजिलियंस की, तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें सिखाया क्या जा रहा है। देखो, रिजिलियंस का मतलब गाइस होता है बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझें तो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इतनी एबिलिटी होना शहरों के अंदर कि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखें। समझ में आ रहा है? रेजिलिएंट बंदा क्या होता है, हम एक टर्म पढ़ते हैं ना, रेजिलिएंट पीपल। रेजिलिएंट बंदा कौन होता है? रेजिलिएंट बंदा वो होता है जो सारे चैलेंजेस हैंडल कर सकता है और क्विकली रिकवर कर सकता है सेटबैक से। उसको हम रेजिलिएंट पीपल कहते हैं। ऐसे ही अर्बन रेजिलियंस की जहाँ बात आती है तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया। इसने कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस बताए भारत के शहरों को, सिटीज़ को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा है सिटीज़ में अब अचानक से रैपिड अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। इसे देखो, इस बार 2025 में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश कि मैं तो परेशान हो गई हूँ बारिश से ही। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज के फैक्टर हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसी कुछ रिपोर्ट लेकर आया। अब अर्बन रेजिलियंस का मतलब है गाइस कि कुछ भी हो जाए, आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस से डील करके बाहर निकल जाओ। अब इंडिया जो है इस समय बहुत ज़बरदस्त रैपिड अर्बनाइजेशन से अंडरगो कर रहा है। आप सोचो, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो बता रहा है वर्ल्ड बैंक कि अभी 480 मिलियन रही 2020 में, ये 2050 तक होते होते 951 मिलियन हो जाएगी, यानी 1.1 बिलियन से ज़्यादा। उसके साथ 2071 तक तो आप सोचो 2070 तक तो 1.1 बिलियन पॉपुलेशन आपके शहरों में रहने लग जाएंगी और मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा, यानी 70% नई जॉब भारत में आएंगी और सिटीज़ जनरेट होंगी आपके 2030 तक। अब अर्बन रिजिलियंस की जहाँ बात आती है, सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। यानी किसी भी अर्बन सिस्टम का अपने आप को मेंटेन कर लेना, रैपिडली रिटर्न दे देना, डिज़ायर्ड फंक्शन कर देना, कोई भी डिज़ास्टर आए उससे निकल जाना, आराम से ट्रांसफॉर्म हो जाना, और फ्यूचर अडेप्टिव कैपेसिटी को लिमिट करने के लिए अर्बन रिजिलियंस ज़रूरी है। अब अर्बन रिजिलियंस के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है सोशल रिजिलियंस, यानी सोशल कैपिटल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, है ना। समझ लो, सोशल रिजिलियंस का मतलब है कि सोशल कैपिटल होना चाहिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स अपने चेक करो, आपके कैसे लोग हैं, क्या कितने किस तरह के लोग रह रहे हैं। अब सबसे पहले ना इस टर्म को समझते हैं कि सोशल कैपिटल क्या होती है। देखो, सोशल कैपिटल का मतलब होता है नेटवर्क, ट्रस्ट, सोशल इंटरेक्शंस कैसे कैसे हो रहे हैं, है ना, उसको हम कहते हैं। यानी सोशल कैपिटल अगर है तो वहाँ के सिटीजन आपस में काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे, इंफॉर्मेशन का फ़्लो अच्छा हो जाएगा, कम्युनिटी रिजिलियंस अच्छा होगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सोशल कैपिटल का सीधा सा मतलब है कि सोशल कनेक्शंस और रिलेशनशिप विद इन अ कम्युनिटी कैसा है, सबसे बड़ी बात ये। फिर इंस्टीट्यूशन जो आपके हैं, एनजीओज़ हैं, कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट जो है उसका इतना अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि कम्युनिटीज़ को असिस्ट कर पाए। तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक रिजिलियंस की, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट है या फिनेंसिंग का कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इकोनॉमिक सक्सेस की कोई बात है तो वो होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस की जहाँ बात आती है तो बिल्डिंग डिज़ाइन बिल्ड करना, शेल्टर फैसिलिटी बनाना, हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल रिजिलियंस का मतलब है लो कार्बन प्रोजेक्ट्स या वाटर बॉडीज़ को रिवाइटलाइज करना, ग्रीन स्पेसेस बनाना। ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? इन्वायरमेंटल रिजिलियंस के अंदर आते हैं। समझ गए? तो ना की ऑब्जर्वेशन जो बेसिकली रिपोर्ट में डाली है, हमें तो वो समझना है कि वल्नरेबिलिटी किस बात की वर्ल्ड बैंक दिखा रहा है इंटेंसिटीज़ को। तो सबसे बड़ा बता रहा है वर्ल्ड बैंक कि सबसे बड़ी शहरों में जो भारत के अंदर समस्या है वो है अर्बन फ्लडिंग की, यानी स्टॉर्म वाटर फ्लड रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। आप सोचो, इससे 2070 तक कहा जा रहा है कि ये रिस्क और बढ़ेगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। एनुअल लॉस बहुत इससे ज़्यादा हो रहा है, $4 बिलियन करेंटली इससे ख़राब हो रहा है हमारा हर साल, और ये 5 बिलियन तक और बढ़ता ही चला जाएगा। 2030 तक ये $5 बिलियन हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट समस्या क्या आती है भारत के अंदर इंडियन सिटीज़ को लेकर, कोस्टल फ्लडिंग की प्रॉब्लम। यानी 40% जो भारत की पॉपुलेशन है वो 100 किलोमीटर्स के विद इन ऑफ द कोस्ट में रहती है। अब इसकी वजह से कहा जा रहा है कि $2.4 बिलियन 2010 तक डैमेज होगा, 2030 तक 21 बिलियन, 75 बिलियन डॉलर 2050 तक कोस्टल फ्लडिंग से आपका पैसा इतना बर्बाद होने वाला है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी इतना हीट स्ट्रेस है, नाइट टाइम में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, 3 से 4 डिग्री सराउंडिंग एरियाज़ को से भी ज़्यादा रहता है अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर। कह रहा है इससे आपको पता, चेन्नई का एग्जाम्पल लो तो 3.2% जीडीपी उनकी 2050 तक लूज़ करेंगे। वो इकोनॉमिक आउटपुट लॉस हो जाएगा क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। थर्मोडाइनमिक्स, एरोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी, सिटीज टेंड टू ट्रैप मोर हीट। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होने की वजह से ही जो शहर होते हैं उनमें इतनी गर्मी होती है कि आसपास के सराउंडिंग जो ग्रीन एरियाज़ भी होते हैं ना, उनसे भी 3-4 डिग्री का इफेक्ट पड़ता है। इससे सिटीज़ और वार्मर देन द रूरल एंड सब अर्बन काउंट। बस कास्केडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कह रहा आप देखो आपकी सिटीज़ जो हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, फ्लड आएगा, रोड बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, अर्बन एरिया पैरालाइज हो जाएंगे इस चक्कर में। फिर कंक्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेसेस का मतलब है कि अर्बन फ्लडिंग इतनी ज़्यादा होगी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इतना पड़ेगा, तो क्लाइमेट एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम, आपके रिस्क फैक्टर कितने बढ़ रहे हैं। और देखो इतना ही तो हम प्रॉब्लम्स एरियाज़ हैं। अब प्रॉब्लम एरियाज़ को ठीक करने के लिए भी हम अर्बन डिज़ास्टर रेजिलियंस की भी जब बात करते हैं तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। उसका पहला चैलेंजेस है कि हमारे देश में गवर्नेंस बड़ी फ्रेगमेंटेड है। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अर्बन डेवलपमेंट की या डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की, क्लाइमेट एक्शन की, वो सारे के सारे फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन इनका रत्ती भर भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उसके बाद मास्टर प्लान कोई है ही नहीं। टेक्निकल कैपेसिटी आप सोचो 52% भारत के ऐसे टाउन सिटीज़ हैं जिनके पास अप्रूव मास्टर प्लान नहीं है, उनके पास कोई अर्बन प्लानर्स है ही नहीं। म्यूनिसिपल के पास जो म्यूनिसिपैलिटी होती है अर्बन सिटीज़ के अंदर, उसके पास रेवेन्यू ही नहीं होता। आप सोचो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ जीडीपी से भी कम पैसा उनके पास होता है, अब वो कैसे काम करेंगे। फिर उसके बाद क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा क्रम्बल कर जाता है। सीवेज की दिक्कत, ड्रेनेज की प्रॉब्लम, हैवी रेनफॉल हो जाता है, सब भर जाते हैं, सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर का रोल ओनली 5% है, जबकि प्रोजेक्ट प्लानिंग एफिशिएंसी कैपेबिलिटी है होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट फोकसिंग ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक हैं। अब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के ऐसे कौन से इनिशिएटिव होने चाहिए अर्बन रेजिलियंस को चल के, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। तो देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन है, या क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क है, सी फ्लड है, यानी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि 2 दिन के लिए एडवांस होगा, ठीक है ना। उसके बाद अर्बन मोबिलिटी सस्टेनेबिलिटी वाली बात है, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि अर्बन रेजिलियंस हो सके। अर्बन रेजिलियंस का मतलब है ताकि आराम से अर्बन एरिया सिटीज़ जो है वो किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज झेल पाए। अब रिपोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आप रिकमेंडेशन में वर्ल्ड बैंक की देखना। रिपोर्ट ने बोला है कि फ्लड एंड एक्सट्रीम हीट रेजिलियंस प्रोग्राम चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव सिटी लेवल पर एक्शन प्लान चलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो पाए। फिर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें कॉस्ट रिकवरी इम्प्रूव करनी है, फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, म्यूनिसिपल रेवेन्यू को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट को देखना है, रिकवर करना है वाटर से, अर्बन रोड सैनिटेशन एंड ऑल से। भारत की सिटीज़ को देखो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। तो उसके लिए भारत को चाहिए कि 2050 तक इतना पैसा रखे, यानी कि $2.4 ट्रिलियन रुपए रखे, ताकि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बना पाए और अपने अर्बन गवर्नेंस को री इंजीनियर करो, यानी कि सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर डिवाइड कर दो कि और अब जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है ना कि सर्विस डिलीवरी में जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकता है तो उसको भी आगे से आगे बढ़ाओ,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फुलफिलिंग ग्लोबल कमिटमेंट, यानी जो एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है, यानी सिटीज़ को इंक्लूसिव, सेफ एंड रिजिलियंट बनाना या नए अर्बन एजेंडा अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो डेवलप करनी है स्मॉलर सिटीज़, जैसे टीयर 2 है, टीयर 3 सिटीज़ हैं, स्मॉलर टाउन्स हैं, ये सब बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ मिक्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। ये सारी चीज़ें कह रहा है, रिपोर्ट ने कहा कि रिकमेंड करो, ये सारी चीज़ें इनको करने की ज़रूरत है। और पीएम मोदी की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट इसके लिए आई थी कि लेट अस कंसिडर अर्बनाइजेशन एज एन अपॉर्चुनिटी, कि शहरीकरण को एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए। वो दिन ख़त्म हो गए अब जहाँ पे हमें चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल लगता था। सिटीज़ खाली सेंटर्स ग्रोथ का ही नहीं है, बल्कि इनके पास इतनी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है कि एक हर तरह की गरीबी को भी दूर करेंगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। समझते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, न्यूज़ में क्यों रही। सबसे पहले तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अनाउंस किया इंडिया की अचीवमेंट ऑफ 20% हम क्या करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट रखा है पेट्रोल के अंदर। अब टारगेट अचीव हुआ इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना। और इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की इंक्रीज़ भी करी गई है। पहले 1.5% थी 2014 में, अब 20% इसको, यानी 13 फोल्ड इंक्रीज़ इसका किया गया है। अब ये कह रहे हैं इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल का देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। एक रिन्यूएबल फ्यूल की तरह काम किया जाता है, इसको आप कभी भी बना लो। एक तरह का अल्कोहल है जो शुगर केन से प्रोड्यूस हो रहा है, मेज व्हीट से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अंदर स्टार्च का कंटेंट बहुत हाई होता है। अच्छा, नेचुरली बन जाता है, शुगर को सड़ा दो आप, यीस्ट वगैरह पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस दे दो, इथाइल हाइड्रेशन बन जाएगा। अब ये ना 4 जनरेशन में इथेनॉल क्रिएट होता है। फर्स्ट जनरेशन का जो इथेनॉल होता था वो हम राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न वगैरह से बनाते थे। फिर सेकंड वाला आया तो उसमें हमने आपके वुडी बायोमास एग्रीकल्चर के वेस्ट लेने शुरू कर दिए। थर्ड में हमने एल्गे से बनाया। फोर्थ से अब हम क्या बनाते हैं, जब फोर्थ जनरेशन का इथेनॉल है, इसमें हम ना इंजीनियर्ड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं इथेनॉल को। अब ये कह रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम है क्या, कि कब आया, तो कह रहा है ये 2003 में आया था बेसिकली, ताकि ना हम ब्लेंडिंग इथेनॉल की पेट्रोल में जो है वो इन्हांस कर पाएँ। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है इथेनॉल को पेट्रोल के साथ आप मिक्स कर दो और सस्टेनेबल और बर्निंग फ्यूल बना दो। समझ में आ रहा है, अल्कोहल ही होती है एक तरह से, उसमें पेट्रोल मिला दो तो ये सस्टेनेबल बन जाती है। इसमें टाइप होते हैं, E10 होता है, इसमें इथेनॉल वैल्यू जो वॉल्यूम होता है इसका 10% होता है, E20, E85 ऐसे होता है। E20 को माना जाता है, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, राइड क्वालिटी अच्छी होती है, कार्बन इमिशन कम करता है ये, है ना, एज़ कम्पेयर टू E10 फ्यूल। टारगेट हमारा 2018 में भी बहुत रहा है ना, कि हमने 20%, अब इसका 25-26 तक को हम कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर देंगे। और इससे रिलेटेड भारत सरकार ने कुछ स्कीमें भी बनाई, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड पहले तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आई। इसमें हम शुगर केन का जूस का सवा, शुगर बीट, ये सब सड़ा बढ़ा के, रोटन पोटैटो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता था ना, बायोफ्यूल के लिए, वो सब यूज़ हो रहा है। जहाँ सरप्लस फूड ग्रेन है वहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे, तो इथेनॉल प्रोडक्शन बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम 38 करोड़ लीटर्स इन 2014 से लेकर 660 करोड़ लीटर तक। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी इससे आप एनर्जी और ग्रोथ को सिक्योर कर पाओगे। और सेकंड काम क्या है, इन्वायरमेंट भी सस्टेन रहेगा। क्यों, क्योंकि 698 लाख टन्स ऑफ कार्बन इमिशंस को आप रिड्यूस करोगे। फिर इससे इकोनॉमी की ग्रोथ ऐसे हो जाएगी कि ये 21.96 लाख करोड़ डिस्टिलर्स को देगी, तो इससे बायोफ्यूल इंडस्ट्री प्रमोट होगी। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ऑल्टरनेट फीडस्टॉक के बारे में आप सोचोगे तो मिट्टी को भी काफ़ी, और एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। हमारी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बाहर रहती थी वो कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, रूरल डेवलपमेंट होगी, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, हमको फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी, हमारे पास एक रिन्यूएबल फ्यूल आ जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा हमारा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके इथेनॉल ब्लेंडिंग के। लेकिन भारत के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन को लेकर। कैसे, क्योंकि बायोफ्यूल को जैसे ही आप एक्सपेंशन करोगे तो हो सकता है फूड इनसिक्योरिटी भी आ जाए। वल्नरेबल पॉपुलेशन वैसे ही है, एज़ पर आपका जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इसने कहा कि आप ओवर डाइवर्जन कर दोगे फूड क्रॉप्स का इथेनॉल प्रोडक्शन में, तो फिर आप देख लो क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी। इन्वायरमेंट पे देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग का हेविली डिपेंडेंट है शुगर केन पे,
वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, इसमें पानी पता है कितना लगता है शुगर केन गन्ने की खेती में। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड व्हीकल कॉस्ट, इंडिया का जो व्हीकल फ्लीट ट्रांजिशनिंग A20 का बियॉन्ड रिक्वायर, और इसमें जो चाहिए होता है आपका वो इतना मॉडिफिकेशन चाहिए इंजन डिज़ाइन और फ्यूल सिस्टम्स के अंदर, विच मे बी कॉस्टली। तो बहुत यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत सारे जो ओल्डर व्हीकल्स हैं या टू व्हीलर्स हैं उनके पास इथेनॉल कंपैटिबल पार्ट नहीं होगा, तो वो कैसे हायर ब्लेंडिंग कर पाएंगे बताओ, टॉलरेंट नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम। फिर फ्यूल एफिशिएंसी एंड व्हीकल इंटीग्रिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि इथेनॉल बीइंग लोअर इन एनर्जी डेंसिटी में पेट्रोल से ये कम होता है, तो इसकी माइलेज जितनी अच्छी नहीं होगी, ओल्डर इंजन जिसमें काम ही नहीं कर पाएंगे। इथेनॉल प्रोन टू वाटर अब्जॉर्प्शन और फेस सेपरेशन भी करता है, तो फ्यूल सिस्टम में क्लॉगिंग आ सकती है, फेल कर सकता है। फिर जो इथेनॉल की सप्लाई है ना हमारी कंट्री में, उसकी ब्लेंडिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ फीड स्टॉक इंडस्ट्री है ही नहीं, और उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट लगेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट इथेनॉल को रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अभी अमेंडमेंट इस तरह की नॉन इम्प्लीमेंटेशन है। फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट पे पैसा बहुत लगेगा, तो और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट पे इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। फिर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है इनके साथ, कोई ऐसे टर्मिनल डिपोट्स हैं ही नहीं। हालांकि भारत सरकार ने इससे रिलेटेड लिए हैं कुछ इनिशिएटिव, जैसे PM जीवन है, यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो दिया गया है बायोथेनॉल प्रोजेक्ट्स को, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को, इसके साथ साथ सबवेंशन स्कीम भी दी है, रिडक्शन भी किया है GST के अंदर, इंडस्ट्रीज़ की अमेंडमेंट के लिए काम करा है फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि इंडिया का जो कमिटमेंट होना चाहिए ना इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये है तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे देखो अल्टीमेटली एनर्जी सिक्योर होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लेकिन पोटेंशियल बायोडीजल इन पाइपलाइन उसको भी हम चेक कर सकते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आज हमें फेज रोल आउट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी हमारी नीड बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारा CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। देखो जो घड़ियाल है ना और स्लोथ बियर है, उसको रिकमेंड किया गया था कि इनको ना स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ में डाला जाए। अब इसका क्या कारण है, क्यों बोला जा रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं घड़ियाल एंड स्लोथ बियर के बारे में। देखो जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है आपकी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वो इसके अंदर काम करेगी। अब इसका पर्पस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करना, असिस्टेंस देना स्टेट और UT गवर्नमेंट्स को, सपोर्ट करना अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, नेशनल पार्क्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब को प्रोटेक्शन देना, वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ को रिकवरी प्रोग्राम करना। सो फार 22 स्पीशीज़ हैं, जैसे मैं आपका स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लॉयंस, ये सब है। की कंपोनेंट की बात करी जाए तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हैबिटेट इस पे काम कर रहे हैं। अब अगर घड़ियाल और स्लोथ बियर की बात की जाए यहाँ पर, तो हैबिटेट का यहाँ मतलब क्या आ रहा है, हैबिटेट का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि घड़ियाल प्रेफर्स डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये कहाँ रहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ रिवर का पानी बहुत डीप हो और बहुत तेज़ चलने वाला हो। ये ज़्यादातर आपको राप्ती नरियानी पानी यानी नेपाल में मिलेगा, या आपको भारत में UP में गिरवा, सोन MP के अंदर, रामगंगा, गंडक रिवर बिहार, चंबल में, या महानदी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनमें एक बड़ी ख़ास बात ये होती है कि जो इनके दांत होते हैं ना बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, बड़े आराम से ना वो फ़िश को कैच कर लेते हैं, और बड़े ही थिनेस्ट हैं, मोस्ट इलोंगेटेड क्रो है ना। और एडल्ट मेल्स में हैव अ बिल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स भी है इनका, मेल्स के अंदर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी स्नॉट टिप है, विजिबली सेक्सुअली डिमॉर्फिक क्रोकोडिलियन है, मोस्ट एक्वेटिक क्रोकोडिलियन स्पीश है ये। अब इनको डर कहाँ से होता है, डैमेज कहाँ, डैम से इनको दिक्कत होती है, बैरेजेस से डर होता है, वाटर डाइवर्जन से इनको दिक्कत हो जाती है, स्नोट मेक्स देम प्रोन टू गेटिंग ट्रैप्ड, इनको डर भी लगता है कि कहीं फिशिंग नेट में फंस ना जाए क्योंकि इतनी स्नॉट की वजह से। अब इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है ना वो हो चुका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसी के कारण से इसको बोला जा रहा है कि इसको लिस्ट में डालो, और साइट अपेंडिक्स 1 वगैरह में आता है ये। हालांकि इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आपका क्रोकोडाइल भी आया 1975 में, UNDP ने सपोर्ट किया, घड़ियाल का कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी आया, ऐसे कई प्रोग्राम्स घड़ियाल से रिलेटेड देखो आए। इसकी वजह से ना फंस जाता है इसका फिशिंग नेट में, इसका स्नॉट इतना बड़ा होता है,
अब हम समझते हैं स्लोथ बियर के बारे में। अब देखो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के अंदर। ये भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में रहते हैं। इनका जो नाम आया ना स्लोथ बियर, वो कहाँ से आया है, क्योंकि देखो इनका नाम आया जहाँ लॉन्ग क्लॉज हैं, इनके टीथ जो है वो अनयूजुअल हैं, स्लोथ की तरह दिखते हैं, और शैगी इनके ब्लैक कोट होता है, बड़ी सी लॉन्ग स्नोट होती है इनकी भी। अच्छा, जैसे वो खाने में स्पेशलाइज होता था, फ़िश को कैच करने में ना, ये स्पेशलाइज होते हैं टर्माइट्स और एंट्स को खाते हैं, चींटियाँ वूटियाँ खाते हैं। ये हाइबरनेट नहीं करते जैसे बियर करते हैं। ये सॉलिटरी रहना, इनको अकेले रहना पसंद है, ठीक है। एजाइल इनको पसंद है, वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव एनिमल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है स्लॉथ बियर को। अब इनका जो हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ह्यूमन रिटेलेशन भी है इनका एक कारण। ग्लोबल पॉपुलेशन इनकी 20,000 से भी कम होती जा रही है। इनका जो स्टेटस है स्लॉथ बियर का, ध्यान रखना, वो वल्नरेबल हो गया है। कंजर्वेशन एफर्ट लिए गए। कर्नाटका ने तो पहला डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी भी बनाया है, दरौजी स्लॉथ बियर सेंचुरी नाम है वहाँ पे कर्नाटका का। तो देखो ये ऐसे देखने में होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक इनके इस तरफ हेयर होते हैं, इसको स्लॉथ बियर कहते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी हम साइट्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। 2025 में जो भी चल रहा है 2025, इसकी गोल्डन जुबली है। कौन सी जुबली है? गोल्डन जुबली है इसकी, क्योंकि इसको 50 साल हो गए। इसकी 50th एनिवर्सरी को हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब ये कैसे कैसे आई समझते हैं। देखो ओरिजिनली जो साइट्स है ना, वो 1963 में आ गया था IUCN मीटिंग के दौरान, और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 1975 में फोर्स में आया ये। अब एम इसका क्या है? वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। ये इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्लांट को, दैट डजंट थ्रेटन, इसके सर्वाइवल को बचाने के लिए। इसका सब्जेक्ट्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये सर्टन जो है ना कंट्रोल करते हैं कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा ना हो जो लाइसेंसिंग सिस्टम के बाहर हो। अब साइट में क्या होता है, 3 तरह के अपेंडिक्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, अपेंडिक्स 1 में है स्लॉथ बियर, और हमने पढ़ा अभी घड़ियाल के बारे में। तो अपेंडिक्स 1 में वो वाले स्पीशीज़ होते हैं जो कि अब एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनको एक्सेप्शनल केसेस में इनका ट्रेड तो करना ही नहीं है, परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस में ही खाली है। अपेंडिक्स 2 में नॉट नेसेसरली, क्योंकि थ्रेटन एक्सटेंशन तो है बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड वाला ट्रेड होना चाहिए। अपेंडिक्स 3 का मतलब है कि स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री में प्रोटेक्ट की जाए, विच हैज़ आस्क्ड अदर सिटीज़ पार्टीज़ फॉर असिस्टेंस। अब ताकि कंट्रोल वगैरह, देखो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है कि ऐसे किसी भी स्पीशीज़ का ट्रेड ना हो जो कि बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में है। अभी साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है, ध्यान रखना, वो लोकेटेड है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसको UNEP बेसिकली ऑपरेट कर रहा है। IUCN क्या देता है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज देता है। 185 पार्टीज़ इसका पार्ट हैं। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1976 में। ऑल्दो जो साइट्स हैं लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, इट डज नॉट टेक प्लेस, नेशनल लॉज नहीं है, रादर ईच पार्टी इम्प्लीमेंट इट थ्रू इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात की जाए तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सिटीज़ का ट्रेड डेटा बेस इसका पूरा मैनेज करने के लिए ना एक सेंटर बना हुआ है, वो भी ये मैनेज करते हैं। अब की इनिशिएटिव साइट्स क्या क्या ले चुका है, तो इन्होंने क्या क्या लिया है बेसिकली, इन्होंने प्रोटेक्ट कर रहे हैं मोर देन 40,000 एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ को। एक माइक प्रोग्राम चलाया गया है ताकि स्टेट्स को मोर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट दिया जा सके। इलीगल किलिंग से इन्होंने एलिफेंट्स को बचाया है। भारत के अंदर भी ना एक चिरंग रिपू एलिमेंट रिजर्व, ये धियांग, इनको उन्होंने बचाया है साइट्स वालों ने ही। फिर स्ट्रेटेजिक विजन है जो गाइड करता है साइट्स को कि भाई वो ऐसे एफर्ट लें कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड सपोर्ट हो पाए। फिर साइट्स का ट्री स्पीशीज़ प्रोग्राम है, उसके लिए चलाया गया है। फिर इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तैयार हो, कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट हो नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर, और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट क्राइम्स को कॉम्बैट किया जा सके। तो थ्रू इट्स इवॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, माइक जो प्रोग्राम है, ICCWCA एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें मेंबर कंट्रीज़ द्वारा, और साइट्स कॉन्टिन्यू एक बहुत बड़ा सेफगार्ड रोल निभा रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। अब न्यूज़ में क्यों है,
देखो पावरफुल मैग्नीट्यूड एक 8.8 अर्थक्वेक सोचो स्ट्रक हुआ नियर रशिया के काम्चटका पेनिनसुला में, जो कि सिस्मिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। वहाँ पे सुनामी की वेव्स भी आई और उसकी वजह से कोस्टल टाउन जो रशिया के थे, जापान के, वो सभी प्रभावित हुए। अब रिवर्स फॉल्ट वगैरह क्या होता है समझते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये हलचल हुई, जो एक क्वैक आया, ये शैलो रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से आया। अब रिवर्स फॉल्टिंग या थ्रस्ट फॉल्टिंग तब होती है जब अर्थ क्रस्ट का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को धक्का देता है कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण। अब शैलो में क्या होता है, अर्थ के सरफेस का रप्चर होना, यानी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग, पावरफुल आफ्टर शॉक, सुनामी जिसकी वजह से आ गई सोचो आप। और ऐसे जो शैलो रिवर्स फॉल्टिंग होती है, इससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आपको बना के आना होगा जब भी पेपर आप दोगे। अच्छा, सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये हॉर्शू शेप बेल्ट है, इंटेंस सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अब देखो इसमें 75% जो आपका वर्ल्ड का एक्टिव वोल्केनो है, 90% वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स आते हैं, 40,000 ये एक्सटेंड कर रहा है अराउंड पैसिफिक ओशंस। बाउंड्री जैसे सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पैसिफिक है, कॉकॉस है, नचका है, नॉर्थ अमेरिकन बेल्ट है, ये सब फैला पड़ा है वहाँ पर। अब सरकम पैसिफिक बेल्ट के फीचर सबसे पहले क्या हैं, जोग्राफिकली अगर हम देखा जाए तो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सरकम पैसिफिक बेल्ट के फीचर्स ये हैं कि जोग्राफिकली यहाँ पर माउंटेन्स के फॉर्म बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं, या डीप वाटर ट्रेंचेस बन जाते हैं। जैसे मरियाना ट्रेंच जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट स्पॉट है वो। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो आप मानोगे 40% ग्लोबल जियोथर्मल एनर्जी भी सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही आपको मिलेगी। मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे मिनरल रिच डिपॉजिट्स भी यहीं पर हैं, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब मिलेगा आपको। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस की बात करें तो वोल्केनिक सॉइल्स बड़ी फर्टाइल है, वो मिलेंगी। अब क्या क्या कॉज है, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिज्म आ रहे हैं पैसिफिक ऑफ फायर में? तो सबसे बड़ी बात है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इतने भूकंप और इतने ज्वालामुखी यानी वोल्केनिज्म इस वजह से हो रहा है क्योंकि सबडक्शन जोन बन चुका है। ये कहता है कि अलोंग रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं कन्वर्जन बाउंड्रीज को, जिसको सबडक्शन जोन कहते हैं। इसकी वजह से ये लोअर पुट्स को, जो प्लेटें होती हैं ना, उसको पुश डाउन करती हैं बाय अपर प्लेट, उसको ऐसे धक्का देती रहती हैं ये। अब इसकी वजह से क्या होता है, रॉक मेल्ट होता है, मैग्मा बनाता है, और यही कंडीशन आइडियल होती है वोल्केनिक एक्टिविटी की। तोपो जो वोल्केनिक आर्क है न्यूजीलैंड के पास, ये डेंस पैसिफिक प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे चली गई थी, इसकी वजह से वहाँ पर इतने भूकंप। फिर जोन है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट बदल रहे हैं, जो ऐसे सैन एंड्रियस फॉल्ट कैलिफोर्निया का है, उसकी जो प्लेट है वो पास में स्लाइड हुई थी लिटरली, इसकी वजह से बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आ रहे हैं, लिटिल वोल्केनिज्म भी आ रहा है। फिर मोडेशनिक रिजेस, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण सी फ्लोर पूरा फैल गया, रिफ्ट वैलीज वगैरह, स्पेसिफिक राइज हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर हॉटस्पॉट है एरियाज डीप इन अर्थ के मेंटल में, जहाँ पर राइजिंग अर्थ आपका हीट मेल्ट हो रही है अपर मेंटल में। इससे क्या हो रहा है, दिस मैग्मा बेसिकली पुशेस थ्रू क्रिस्टल क्रैक्स एंड फॉर्म वोल्केनोज। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अर्थ के डायनेमिक जियोलॉजी का। इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है टेक्टोनिक प्रोसेसेस वास्ट मेजॉरिटी में, इसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन, सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, और पैसिफिक सिविलाइजेशन और इकोसिस्टम भी क्रिएट बेसिकली होता जा रहा है। समझ आया इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ये हॉट स्पॉट बन गया है इस टाइम का। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है ताकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से डील कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम शॉर्ट्स करेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।